हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, चैप्टर नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उससे आगे की जो राह है उसको हम देख रहे हैं। तो हमने नमक सत्याग्रह को नजदीक से नजर देखी कि आखिर में आपका नमक सत्याग्रह क्या है और किस तरह से हमने पढ़ा कि सत्य के साथ आग्रह का मतलब क्या है। ठीक, इसे हमने देखने का, जानने का प्रयास किया कि सत्य के साथ आग्रह क्या है। दांडी मार्च के बारे में पढ़ा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ चुका है, आप लोग देख चुके हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी बच्चे का क्वेरी हो? चलिए, दांडी मार्च और जुड़ी से चुनौतियां। नमक सत्याग्रह क्यों किया था, हमने इसके बारे में पढ़ा कि आखिर में गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया, और खास कर नमक सत्याग्रह के पीछे उनकी रीजन क्या था कि वो लोग नमक पर भी कानून लगाते जो आपका प्राकृतिक रूप से मिलता है। इन सारी चीजों को देखते हुए, और अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कुछ भी हो जाएगा। आइए, एक एक हमको स्रोत और मिलता है और उसको पढ़ते हैं। कल हम नमक का कानून तोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं कि भैया हम कल जाएंगे और कल नमक कानून तोड़ देंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने डांडी में कहा था। ठीक, जब मैं अपने साथियों के साथ डांडी के इस समुद्र तट के टोले की तरफ चलता हूं तो मुझे यकीन नहीं था कि हम यहां तक आने दिया जाएगा। कह रहे हैं कि जब मैं चला तो मुझे यकीन नहीं था कि हमको यहाँ तक आने दिया जाएगा। अंग्रेजों को लग रहा था ये जाके क्या ही कर लेगा वहां। क्लियर है? तभी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को डांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चित कार्य छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई कहता है कि मुझसे मेरे हृदय की अपूर्ण आस्था के संकेत मिलते हैं, तो मैं इस आरोप से नकारने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ तक पहुंचता हूं, इसमें शांति और अहिंसा का हाथ कम नहीं है। कह रहे अगर आज मैं आया हूं यहाँ तक तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो शांति और अहिंसा है, इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर चाहे सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण को अपनी पीठ थपथपा सकती है। कह रहे कि इस आचरण से क्या कर सकती है, वो अपनी पीठ को थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है तो हम सब में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का शासन नहीं। इतनी बड़ी बात है कि जो शांति से सेना चल रही है उसको गिरफ्तार करने का। आप किसी को गिरफ्तार कब करोगे? जब कोई विद्रोह कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, उग्र प्रदर्शन कर रहा हो, नारेबाजी कर रहा हो। ये तो शांति की भीड़ है, शांति की मार्च है, शांति की यात्रा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़। अब कह रहे कि उनके पास कोई ऐसा साहस नहीं था कि वो शांति की सेना को गिरफ्तार करे। शांति की सेना मतलब महात्मा गांधी जब भी कोई आंदोलन किया करते थे तो उसमें क्या करते थे, वो अहिंसा का प्रयोग, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। कोई आपका लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, और ऐसे नारे ना हो जो उग्रता को प्रदर्शित करें। शांति के साथ चले जा रहे हैं, अब न कर रहे हैं। और अवज्ञा की केस है सत्याग्रह, यानी कि सत्य के साथ हम सच बोल रहे हैं। आग्रह का मतलब होता है विनती करना कि भाई हम ऐसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ये काम कर दीजिए, हम चले जाए। क्लियर है? अब जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, ना धरने दे रहा है, मतलब ना वो उग्र कर रहा है, शांति से जा रहा है, उसको गिरफ्तार क्या करे? तो उनकी प्रशंसा करते थे, सरकार उल्टी प्रशंसा करे। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती थी। यार जो चुपचाप जा रहे हैं, अगर हम ऐसो को पकड़ेंगे, क्या पकड़े यार, तो शर्म महसूस करते थे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने लगे तो शर्मिंदगी महसूस करते थे। उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आता, यार कैसे आदमी हो यार, अगला सांसद उन्हें पकड़ लिया, लोग आपके टोंट कसेंगे पड़ोसी। तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्वास जनमत में ख्याल रखकर यह फैसला क्यों ना किया। कल हम नमक कानून तोड़ेंगे, सरकार को बर्दाश्त करती है या नहीं, यह सवाल अलग है। कि जो हम कानून तोड़ेंगे वो डिपेंड करेगा सरकार उसको बर्दाश्त करे या ना करे। हो सकता है सरकार ऐसा ना करे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र है। यानी कि जो हमारी जत्था, जो हमारी भीड़ थी, धैर्य रखा, कुछ नहीं किया, कोई हिंसक नहीं की, चुपचाप आने दिए, तो कह रहे उनके लिए तारीफ करने वाली बात है, अभिनंदन है, उनका स्वागत है। यदि मुझे
गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या होगा। कह रहे अगर मुझे पकड़ लें, यानी मुझे कौन, महात्मा गांधी, और गुजरात और देश में जो नेता सबको गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा। यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब पूरा राष्ट्र उखड़ता है तो उसे आगे बढ़ने लगता है और उसे नेता की जरूरत नहीं होती। तभी गांधी जी ने कहा था, आप स्वयं नेता हैं, आप स्वयं संस्था है, आपका स्वयं अपना मार्गदर्शन करिए, आपको किसी के निर्देशन की जरूरत नहीं। क्लियर है। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो ये था कल जो हम नमक कानून तोड़ेंगे उसके बारे में गांधी जी के अपने विचार। और आदमी के अंदर होता ही है, जब कोई आदमी आंदोलन करता है तो सोचता है यार मेरे पास इतनी भीड़ है, मैं आंदोलन कर रहा हूँ तो पुलिस लाठी ना चला दे, मेरे को गिरफ्तार ना कर ले, और जैसे मैंने किया तो गिरफ्तारी निश्चित है। तो ऐसे मन में शंका और अब ये रहती है। और फिर अंग्रेजों को लगता था कि यार शांति से भीड़ जा रही है, इसको क्या ही गिरफ्तार करें, ये तो कुछ कर ही नहीं, करेंगे लोग हमारी कहेंगे यार कैसे आदमी शांति से भी नहीं चलने दे रहे, तो कहीं उग्रता और ना पनप जाए, पकड़ ली तो लोग पड़ोसी वाले क्या कहेंगे कि तुम तो शांत आदमी को पकड़ लेते हो जो कुछ नहीं करता। तो ये सारी चीजें थी जो उनके फेवर में जा रही। अब देखिए असहयोग की तरह, अब कह रहे जो असहयोग की तरह है, अधिकृत रूप से राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्यक धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानून का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे उन्हें मवेशी जंगलों में नहीं जा सकते थे, जहां एक जमाने में गोरों कटोर तक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री काम हड़ताल पर चलते थे। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विद्यालयों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों को पढ़ाने से इनकार कर दिया। 1920-1922 की तरह ही इस बार गांधी जी ने आह्वान किया कि तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्ट को हिरासत में लेने लगी। जो लोग असंतुष्ट थे और विरोध कर रहे थे सरकार उनको तुरंत अरेस्ट करने लग गई। सत्याग्रह के सिलसिले में तमाम 60,000 लोगों को गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसर भी भेजी गई। गोपनीय रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट के रास्ते में गांव में गांधी जी द्वारा भाषण मिले। उन्होंने स्थानीय अधिकारों के आह्वान किया, वे सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं, ऐसा उन्होंने गांधी जी ने कहा। अब एक बार असहयोग में गांधी जी कह चुके हैं जो 1920 में कि भैया आप अभी नौकरी वोकरी छोड़ दो, और बच्चों से कहा आप स्कूल छोड़ दो, वकीलों से बोला कि आप अदालत को छोड़ दो, जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने कहा कि आप अपने दफ्तर छोड़ दो। क्लियर है। और लोगों से आया कि आप टैक्स देना छोड़ दो। विद्यार्थियों से कहा आप स्कूल मत जाओ। सैनिकों से कहा कि आप उनके साथ सहयोग मत करो। उसका नाम क्या रखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्या रखा गया 1920 में, असहयोग, कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं कर सकते, हम सहयोग नहीं कर सकते। अब गांधी जी ने कह दिया, लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में हुज्जूम उगड़ के आया, लेकिन कमी एक हो गई, जब चोरा चोरी कांड हुआ 1922 में, तब गांधी जी ने वो आंदोलन पट से वापस ले लिया। जो लोग स्कूल से बाहर थे वो स्कूल नहीं जा पाए, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी उनको वापस ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के रूप में गांधी जी की आलोचना भी की, और लोगों को फिर कोई खतरा नजर आ रहा था कि ऐसा ना हो जाए गांधी जी बोले और ये काम हो जाए। क्लियर, देख लिया, चलिए आगे देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए तो गांधी जी कह चुके, क्या करना है, कैसे कुछ है, आइए देखते हैं फिर आगे क्या हो। नमक में गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि भैया जो ऊंची जाति वाले लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और आप चाहते हैं कि स्वराज मिले, तो जो अछूत लोग हैं आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। सिर्फ नमक कर अन्य करों को खत्म हो जाने से आपका स्वराज नहीं मिल जाएगा। आप केवल ये सोचें कि भैया नमक कर मिल गया और छोटे मोटे कानून थे वो हमने समाप्त कर दिए और हमको क्या मिल गया, स्वराज। ऐसा नहीं है। स्वराज के लिए आपको उन गलतियों पर
प्रायश्चित करना होगा जो अपने अछूत के साथ किए हैं। अब आपने किसी अछूत को अपने घर में नहीं बढ़ने दिया, उसके साथ हीन दृष्टि रखी, उसका जो है अपमान किया, ये सब आपको पश्चाताप है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ी है। पुलिस के जुलूस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों का और मर्दों का शामिल हो गए। हजारों वॉलेंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आए और बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों को इस्तीफा दिया। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में पुलिस सुपरिटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक ने लिखा है कि श्री गांधी शांत और निश्चितता दिखाई दी। जैसे जैसे आगे बढ़े उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत में भी समझा जा सकता है। अगर एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक स्रोत है जिसको हम समझ सकते हैं कि अमेरिकी समाचार पत्र टाइम में गांधी जी को कदकाठी पर हंसी आती थी। कह रहे समाचार पत्र अमेरिका का टाइम्स वो लिखता था, वो गांधी जी को देख कर कदकाठी मतलब किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर देख के वो लोग हंसी करते थे कि हंसी कैसे, एक एक दुर्बल पतला आदमी एक धोती पहने हुए एक ऊपर से घेरे हुए चल रहा है और बताइए पूरा अंग्रेज शासन उससे डरता है। पत्रिका में उन्हें टुकाई जैसे शरीर, मकड़ी जैसे पेड़ों को खूब मजाक उड़ाया। ये सूखे हुए पेड़ जैसे हैं, मकड़ी जैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम्स ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी। उनका दावा था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मारियल साधु के शरीर में और आगे चलने की ताकत बची, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम्स ने लिखा, इस यात्रा में तो जो भारी जन समर्थन मिला है उसे अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को एक साधु या एक राजनेता कहकर सलामी देंगे और ईसाई मतालंबियों के खिलाफ ईसाई तरीके का ही हथियार रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब कोई व्यक्ति आया गांधी जी को देखने, अब उसके मन में एक अलग छवि है, यानी कि ये भी टाइम्स वाले क्या है, आपका पूर्वाग्रह का शिकार है। यानी कि आपने किसी के प्रति पहले से एक सोच बना ली, ये दुबला पतला है, ये क्या करेगा, एक दिन थोड़ी चल पाएगा, जमीन पे पसर गया मतलब जमीन पे पड़ गया, लेट जाएगा, इससे क्या ही होगा। लेकिन उसने बदलाव करके दिखाया, उनकी सोच बदली और उन्होंने कहा नहीं, कोई गांधी अहम शख्सियत नहीं है। जैसे वो चले, भीड़ के भीड़, हुजूम के हुजूम उनके साथ जुड़ने शुरू। अब कह रहे हैं कि जनवरी 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद आंदोलन के भावी योजना के बारे में चर्चा करते हुए इलाहाबाद के कांग्रेस के नेता में बैठक हुई। इस चित्र में आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जवाहरलाल नेहरू, जनमन लाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। ठीक है, ये बैठे जनमन लाल बजाज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ये सारे लोग क्या हैं, ऐसे बैठे हैं और किस तरह की योजना होगी, कैसे हमको काम करना है, क्या क्या चीजें हैं, इस पर वो अपना विचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल का एजेंडा को सुनिश्चित करना होता था। देख लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो पूरी कहानी को आपको देखने के बाद क्या चीजें समझ, बात करेंगे संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखित की है। पहला यह है कि वह घटना जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आ गए। इस यात्रा को यूरोप, अमेरिका की प्रेस में व्यापक कवरेज दी गई। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंपोर्टेंट कर लीजिए, पहला ऐसा चीज थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर, क्लियर है,
समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही आपका सीमित ना करें। कमला देवी ने खुद असंख्यक औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभव सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था, नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा, भारतीयों भी अपनी सत्ता में हिस्सा देना पड़े। यानी कि बहुत सारी चीजें, पहला विश्व नजर, महिलाओं की भागीदारी और अंग्रेजों को साफ मैसेज कि अब आपको पावर में आपको हिस्सा देना पड़ेगा, सत्ता में हिस्सा देना। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह निरर्थक साबित हुआ। अब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, दांडी मार्च कर रहे हैं, उसी समय इन्होंने रखा फर्स्ट आपका टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में, ताकि हम बैठ के बात करें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी का कोई प्रतिनिधि नहीं। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले महीने वायसराय ने, लॉर्ड इरविन है इस समय, वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक, अगले महीने जब आए तो वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। इन्हीं बैठक के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। उनकी शर्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और सारे कैदियों को रिहा करना। तो रिहाई, तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन की अनुमति देना, रेडिकल राष्ट्रवादी समझौतों की आलोचना की। रेडिकल मतलब उग्रवादी। जो उग्रवादी ने क्यों आलोचना की? जो क्रांतिवादी थे, क्योंकि इसमें भगत सिंह की रिहाई की बात नहीं की गई। क्योंकि गांधी जी ने वायसराय की भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए, गांधी जी को इस बात की संभव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला। क्या मिला? वार्ताओं का आश्वासन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आखिरकार लंदन में आयोजित हुआ। गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत में प्रतिनिधित्व करेगी। इस दावे में 3 पार्टियों को चुनौती दी गई। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह भारतीय मुसलमान अल्पसंख्यकों के हितों में काम करती है। राज रजवाड़े दावा है। कांग्रेस का उनका नियंत्रण वाले भूभाग में कोई अधिकार नहीं। तीसरी चुनौती थी तेज तर्रार वकील विचार बी आर अम्बेडकर की तरफ से आई, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस अपनी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्या कहा? अपनी पिछली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत में उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि दोबारा फिर शुरू किया। लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी का बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहनों को लिखे एक निजी खत में वेलिंगटन बता रहे हैं, महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया। वेलिंगटन लिख रहे अपनी बहन को, ने कहा कि गांधी जी ने निम्न जातियों को पृथककरण की मांग का विरोध किया। उनका मानना है कि समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदू हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो सब अलग हो जाएंगे। उस जमाने की दूसरी गोलमेज सम्मेलन इस प्रकार का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके सामने। आगे बढ़े, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने इसको देखने का, जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।